नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी। जी हां, जहां इस वक्त सदन में चर्चा बीते कल से शुरू हो चुकी है, लोकसभा में ये चर्चा और आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन वहीं इसके साथ ही राज्यसभा में भी चर्चा की शुरुआत होगी। बीते कल की अगर बात करें तो कई सारे तीखे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं। जी हां, अब ड्रोन से बरसात की जाएगी और आखिर कैसे होती है क्लाउड सीडिंग वो आपको बताएंगे। और ड्रोन से बरसात ये कहां होनी है, किस समय होगी, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। और कैसे ये एआई और ड्रोन के जरिए बरसात कराई जाएगी, इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है वो भी आपको बताएंगे इस खबर में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। और ऐसे में भारत में बाघों की जो दहाड़ है वो बढ़ रही है। आखिर कितनी संख्या इस वक्त हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आखिर उद्देश्य क्या है, कब से इसे मनाना शुरू किया गया, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। दोपहर 2 बजे ये चर्चा शुरू हुई और करीब रात 1 बजे तक कार्रवाई स्थगित हुई, जिसके बाद अब आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा होनी है। तो वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो वहां भी आज से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू होगी। दरअसल आपको यह भी बता दें कि दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे बहस होना तय हुआ था। और बीते कल इन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष की ओर से जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। राजनाथ सिंह के बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर महाचर्चा। तो ऑपरेशन सिंदूर की गूंज आज भी सुनाई देगी। और बीते कल की अगर हम बात करें तो लोकसभा में करीब 11 घंटे तक ये चर्चा चली है, क्योंकि लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा चली और दोपहर 2:05 पर यह चर्चा शुरू हुई थी, जिसके बाद आधी रात 12:52 तक ये चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत की गई थी और इस दौरान करीब 1 घंटे में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, ये बात भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें गौरव गोगोई समेत विपक्ष के कई अन्य सदस्यों ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के सामने कई सारे सवाल भी रखे हैं, जिसमें विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी जवाब सामने आया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में कितने देश भारत के साथ नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। ये बात भी, इस बात की जानकारी भी सत्ता पक्ष की ओर से दी गई। इसके साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार पर चर्चा की बात को भी खारिज किया गया है। लेकिन इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आखिर क्या कुछ कहा है और कैसे विपक्ष को घेरा है बीते कल शुरुआत के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए।
यदि यदि उन्हें यदि यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बीते कल ये अहम चर्चा हुई जो करीब 11 घंटे तक चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। और इसी बीच अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आए और विपक्ष को जमकर उन्होंने घेरा। क्या कुछ कहा विपक्ष को घेरते हुए अनुराग ठाकुर ने, आपको सुनाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले हैं, किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा कि इस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर विपक्ष को घेरा और कहा कि जो सवाल पूछने चाहिए वो सवाल विपक्ष की तरफ से नहीं पूछे गए हैं, उल्टा सेना को नीचे दिखाने का काम किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीते कल और भी कई सारे पक्ष और विपक्ष के सांसदों की तरफ से कई सारे बातों का जिक्र इसमें किया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो आज की अगर हम बात करें तो आज भी ऑपरेशन सिंदूर का जो ये मुद्दा है वो गूंजता हुआ नजर आएगा, जहां लोकसभा में आज भी ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि 16 घंटे का समय जो है वो तय हुआ था। 16 में से 11 घंटे हो चुके हैं, जिसके बाद अब आज गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे का वो समय होगा जब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात ऑपरेशन सिंदूर पर रखेंगे सदन में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वक्ताओं की सूची में शामिल हैं। वो भी ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हो रही है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। वक्ताओं की सूची में केसी वेणुगोपाल का नाम भी इसमें शामिल है, वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव इस बहस में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा में आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा में भी आज ये चर्चा होनी है, जहां लोकसभा की तरह 16 घंटे का समय राज्यसभा के लिए भी तय किया गया है। राज्यसभा में भी 16 घंटे चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसका जिक्र करेंगे। जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण भी मुख्य वक्ता के तौर पर इस बहस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की ओर से पहले वक्ता होंगे जो ऑपरेशन सिंदूर पर अब चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही तृणमूल की सयानी घोष, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा में शामिल होंगे। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी इस चर्चा में शामिल होती हुई नजर आएंगी। तो लोकसभा की तरह ही 16 घंटे का समय राज्यसभा के लिए भी तय किया गया है और राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा शुरू होनी है। लेकिन इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से जिस तरह से बात रखी गई उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की विदेश नीति के पूरे विश्व को आतंक के खिलाफ एकजुट किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने लोकसभा में इस पर विस्तार से बात की है। ये पोस्ट इस वक्त किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। निशांत, सबसे पहले बीते कल की बात करते हैं। बीते कल पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कई सारे सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आखिर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं जुड़ पाया, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश उनसे करेंगे, क्योंकि अगर हम बीते कल की बात करें तो करीब 11 घंटे की ये बहस रही जिसमें पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। और इसके साथ ही अब आज भी ये चर्चा जारी रहेगी लोकसभा में और राज्यसभा में ये चर्चा की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीते कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की थी। करीब 1 घंटे के संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या कुछ उसका असर रहा, कितना नुकसान
दूसरे देश को पहुंचाएगी, तमाम चीज़ों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अब आज की भी अगर हम बात करें तो आज भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, सबसे पहले आज की बात, सबसे पहले बीते कल की हम बात करते हैं। बीते कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई लोकसभा में, जिसके बाद करीब 11 घंटे तक ये चर्चा हुई है। कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया निशांत? देखिए, सत्ता पक्ष ने कल जैसे ही राजनाथ सिंह ने अपना ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा वक्तव्य दिया, उसके बाद ही विपक्ष बैकफुट पर आ गया, क्योंकि विपक्ष के दो अहम सवाल थे कि कितने विमान गिरे और मध्यस्थता क्या अमेरिका ने कराई। उसको लेकर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया और उसके बाद से विपक्ष जिन चीजों को लेकर सरकार को घेरना चाहता था वो कामयाब नहीं हो पाया। उल्टा गौरव गोगोई के बयान के बाद से मुंबई हमला और कांग्रेस शासनकाल में जो लगातार हमले हुए हैं, सत्ता पक्ष ने उनको गिनवाना शुरू किया और उस समय के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, और विपक्ष सीधे तौर पर बैकफुट पर नजर आने लगा। अगर आज की बात की जाए, कल पहले रक्षा मंत्री का बयान देखा जाए तो उन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के बारे में बताया, ऑपरेशन सिंदूर को कितनी मजबूती के साथ किया गया। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। और आज गृह मंत्री अमित शाह, जो विपक्ष इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल लगातार कर रहा है, उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो यह कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से तो इस विषय पर पूरी तैयारी नजर आ रही थी, लेकिन विपक्ष जो है वो सेल्फ गोल करता हुआ नजर आया। गौरव गोगोई ने जो एक बड़ा सवाल किया कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, तो सत्ता पक्ष ने पूछा कि आपके शासनकाल में तो मुंबई तक आतंकी चले आए और भारत हमेशा से पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को झेलता हुआ आया है और इस बात से कोई भी अछूता नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकी घटनाओं को भारत में अंजाम दिया था, लेकिन उसके बाद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने तमाम पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है और ये सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष से आगे दिखाता है। और आज देखने वाली बात यह होगी कि जब एलओपी बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा बोलेंगी, तो वो क्या बातें सामने रखती है और किस रणनीति के तहत सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आज भी ये चर्चा जारी रहेगी लोकसभा में और राज्यसभा में। आज से इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 2 बजे करेंगे। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। जी हाँ, अब जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बारिश हो जाएगी। जी हाँ, 2 दशक से ज्यादा समय से सतही जल से भरने का इंतजार कर रहे जयपुर के रामगढ़ बांध को अब कृत्रिम बरसात यानी कि क्लाउड सीडिंग के जरिए भरने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। कृषि विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। इसकी शुरुआत आने वाली 31 जुलाई से होगी
और अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो आगे आने वाले समय में और भी जगहों पर इस तरह से बरसात कराई जाएगी। भारत में ये शायद पहली बार होगा जब ड्रोन और एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कृत्रिम बारिश कराई जानी है। फिलहाल सभी को उम्मीद है कि बांध क्षेत्र में हमें कृत्रिम बरसात का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। आखिर कैसे ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और उसका खर्चा आखिर कौन उठा रहा है, बताएंगे सब आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्रोन और एआई से होगी कृत्रिम वर्षा। तो जी हां, ड्रोन और एआई की मदद से अब ये आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। ताइवान से ये विशेष ड्रोन मंगाए गए हैं जिनके जरिए ये बारिश होनी है। और ये ड्रोन आपको बता दें कि आसमान में 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ड्रोन उड़ान भरेंगे और उड़ान भरने के बाद में आपको बता दें कि बरसात होगी। आखिर प्रक्रिया क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही जब ये उड़ान भरेंगे तो उसके बाद में बादल बरसते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद 20 साल से सूखा पड़ा हुआ रामगढ़ बांध उम्मीद है कि वो भरा जाएगा। ये उम्मीद इस वक्त की जा रही है। हालांकि पहले 15 दिन की अगर हम बात करें तो पहले 15 दिन का ट्रायल रहेगा और उसके बाद ये ट्रायल सफल होने के बाद 60 बार बरसात की जाएगी। ये पूरा अभी तक प्रक्रिया को अगर इस वक्त तैयार किया गया है और अगर ये पूरी प्रक्रिया सफल रहती है तो जो बाकी जो जलाशय है, जो बांध है या फिर जो ऐसे इलाके जो कि बरसात से इस वक्त जूझ रहे हैं, बरसात वहां पर नहीं हो रही, वहां पर पानी की कमी है, वहां पर फिर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कब और कहां पर ये कृत्रिम बरसात इस बार होगी, सबसे पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 31 जुलाई को औपचारिक शुभारंभ इस तकनीक का किया जाएगा और 31 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे जमवार रामगढ़ बांध पर यह बरसात कराई जाएगी और कृषि विभाग की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही जो आम नागरिक हैं उनसे भी अपील कृषि विभाग ने कही है और कहा है कि इस ऐतिहासिक तकनीकी पहल के आप सभी साक्षी बने और इसका एक क्योंकि अलग ही अनुभव होगा जब ड्रोन आसमान में उड़ेंगे और वहां पर तकनीक के जरिए उसके बाद बादल बरसते हुए नजर आएंगे। तो इसका आप सभी लोग वहां पर उपस्थित रहें और इसका आनंद लिए, एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और बता दें कि इस पूरे कृत्रिम वर्षा को कराने का जो खर्चा है वो सरकार के ऊपर नहीं है, वो एक अलग कंपनी के ऊपर। दरअसल सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त भार नहीं आने वाला है। क्लाउड सीडिंग का अमेरिका की कंपनी है जेनएक्सआई और वो इस पर अपना पूरा खर्च करेगी। वैज्ञानिकों की निगरानी में ये पूरी परियोजना चलाई जाएगी। कई सारे वैज्ञानिकों की नजर, भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों की नजर इस पर रहेगी, जिसमें खास तौर पर आईएमडी, एएमडी, नासा और अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों की नजर इस पर रहेगी कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और खासतौर पर ये टीम जो है वो बादलों की गति, संघनन और वर्षा प्रभाव को पूरा ट्रैक किया जाएगा कि इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये क्लाउड सीडिंग की जाती है, कैसे ये बरसात कराई जाती है। आज सबसे पहले अगर हम देखें तो कृत्रिम बारिश करवाने की ये पूरी तकनीक है जिसका इस्तेमाल भारत में पहली बार किया जा रहा है। सिल्वर आयोडाइज सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन के जरिए और ड्रोन के माध्यम से ही बादलों में ये जो केमिकल्स हैं, जो रसायन है, उन्हें छोड़ा जाता है, जिसके बाद में जब ये रसायन के जो कण हैं वो बादलों में मिलते हैं तो चारों ओर छोटी छोटी बूंदें पानी की वो वहां पर जमने लगती हैं और जब ये छोटी छोटी बूंदें भारी हो जाती हैं जमते जमते तो फिर बारिश के रूप में ये आसमान से नीचे गिरती हैं और बरसात का रूप ले लेती हैं। सूखे या फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये तकनीक आगे आने वाले समय में भारत में खासतौर पर काफी उपयोगी साबित होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ ही किसानों के नजरिए से अगर हम देखें तो फसलों के लिए भी क्लाउड सीडिंग काफी सहायक होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है और आसमान में बादल बनने पर ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आसमान में बादल नहीं है तो इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको बता दें। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य आर्या इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लक्ष्य, क्लाउड सीडिंग कैसे होती है वो तो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन जयपुर की अगर हम बात करें तो वहां का बांध इस बार ऐतिहासिक बनने जा रहा है क्योंकि सबसे पहली कृत्रिम वर्षा जो है वो वहां पर कराई जाएगी और जो आम नागरिक है उनसे भी इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनने की अपील कृषि विभाग की तरफ से की गई। लक्ष्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो 2 दशक से ये जो रामगढ़ बांध है वो सूखा पड़ा हुआ था और किसी समय में बताना चाहूंगा आपको कृतिका कि किसी समय में जो ये बांध है न केवल ऐतिहासिक धरोहर को लिए हुए था बल्कि जो आसपास के क्षेत्र है वहां की जलापूर्ति का भी एक प्रमुख स्रोत था। परंतु जैसे देखा गया है कि लगातार 20 सालों से ये बांध सूख रहा है।
हालांकि इन 20 सालों में राजस्थान ही नहीं बल्कि जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, वहां पे अच्छी खासी बारिश हुई है। हम अगर इस मानसून की बात करें तो इस मानसून में लगातार बारिश हो रही है, परंतु जो प्रमुख है कि ऐसी कोई जगह हमेशा रह जाती हैं, ऐसे क्षेत्र रह जाते हैं जहां पे जो औसत से अधिक बारिश नहीं हो पाती है या उम्मीद से बेहतर बारिश नहीं हो पाती है, जिसके चलते वहां की जो क्षेत्र है उसमें जलाशय नहीं भर पाते हैं, वहां के किसानों की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो राज्य का कृषि विभाग है उसके द्वारा, IMD द्वारा और केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है कृत्रिम बारिश को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो प्रयास है पूरे देश भर में पहला प्रयास है और आगामी वर्षों में अगर, क्योंकि ये 15 दिन का ट्रायल किया जाएगा, 31 को इसकी लॉन्चिंग होनी है और उसके बाद में 15 दिन लगातार इसकी ट्रायल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हर दिन 2 बार ड्रोन उड़ाया जाएगा, जमीन स्तर से 4 किलोमीटर ऊपर हवा में इसको ड्रोन को उड़ाया जाएगा, वहीं रसायनों को छोड़ा जाएगा, रसायनों को छोड़ने के बाद में लगातार परीक्षण किए जाएंगे, टेस्टिंग की जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्थिति है, क्योंकि ना केवल कृषि विभाग का यहाँ पे एक अहम रोल है, उनका एक अहम उनकी जिम्मेदारी है, साथ साथ में जो IMD है, वहीं जो वेदर रडार सिस्टम है उसकी भी बड़ी एक जिम्मेदारी देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि लगातार 10-15 दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 31 तारीख को जो लॉन्चिंग है, जो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। उनने इस बारे में बात भी की थी कि जो ये प्रयास है न केवल राजस्थान के लिए अहम है बल्कि पूरे देश भर के लिए अहम है, किसानों के लिए अहम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जलाशय, ऐसे बांध जहां पे औसत से अधिक बारिश या उम्मीद से अनुसार बारिश नहीं हो पाती, वहां पे इन प्रयासों के माध्यम से बारिश करवाई जाएगी। वहीं जो हाल ही में जो अभी अपडेट है बताना चाहूंगा आपको कि 31 को इसकी लॉन्चिंग की जाएगी, वहीं 15 दिन तक यानी 15 अगस्त तक लगातार डेली 2 बार ड्रोन के माध्यम से जो ताइवान से जो लाइट एयरक्राफ्ट, जो हल्के एयरक्राफ्ट के ड्रोन मंगाए गए हैं, उनके माध्यम से बादलों में और जो आसमान में वहां पे रसायनों छोड़ा जाएगा। उसके बाद में जो कृत्रिम बारिश है उसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन हमें बाघों की रक्षा की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। शिकार, बाघों के रहने के आवास की तबाही और साथ ही मानव बाघ संघर्ष जैसी समस्याओं के कारण पूरे एशिया में पाए जाने वाले बाघ अब केवल कुछ ही सुरक्षित इलाकों तक सीमित हैं। बाघ एक आकर्षक जानवर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक अहम हिस्सा है। बाघ की मौजूदगी पर्यावरण को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में काफी मदद करती है और पिछले 100 सालों में बाघों की संख्या में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है और ये गिरावट 95% तक दर्ज की गई है। इस खतरनाक गिरावट को रोकने के लिए बाघ की आबादी वाले 13 देश हर साल मिलकर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और बाघों के संरक्षण के उपायों को लागू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण काम किया जाता है। आजादी के समय भारत में करीब 40,000 बाघ थे, लेकिन समय के साथ ही यह संख्या घटती गई बाघों की और फिर भारत में 1973 में बाघों के संरक्षण की दिशा में एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जिससे बाघों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने में काफी मदद भी मिली और फिर देश के जंगलों में फिर से बाघों की दहाड़ गूंजने लगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आखिर क्या है, कब से इसे मनाया जाना शुरू किया गया, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है हर साल, और इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी आज के दिन को मनाया जाता है। और आज के दिन मनाने का उद्देश्य सीधे तौर पर यह है कि बाघों की जो संख्या घट रही है उसको लेकर जागरूकता फैलाया जाए, इसका उद्देश्य है सीधे तौर पर। और इस बार की अगर हम बात करें तो इस साल की थीम भी रखी गई है, देयर फ्यूचर इन आवर हैंड्स, यानी कि बाघों का जो भविष्य वो हम सभी के हाथों में है। इसके साथ ही बाघों का अस्तित्व बचाना इंसानों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए ही हर साल इस दिन को मनाया जाता है। और पहली बार साल 2010 में टाइगर डे मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे, और उसके बाद में अगर हम देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में इसकी घोषणा की गई थी साल 2010 में और बाघ की आबादी वाले देश इस समिट में शामिल होते हुए नजर आए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
तापस, साल 2010 से जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे है वो मनाया जाना शुरू किया गया और कहीं ना कहीं इस दिन की वजह से इसका सीधे तौर पर उद्देश्य यह है कि जो बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही है उसको पूरा किया जाए, बाघों को बचाया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो एक समिट था उसके बाद 2010 के बाद ये शुरू किया गया था, क्योंकि देश में नहीं पूरे विश्व में जैसे आज से मतलब 100 साल पहले की बात करें या 40 साल पहले की भी बात करें तो लगातार एक कमी देखने को मिली। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि करीब पिछले अगर हम बात करें 50, 60, 70 साल की तो करीब 90% से ज़्यादा शेरों की जो बाघों की संख्या उनमें कमी देखने को मिली। और ये एक रीज़न है कि ये 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट की शुरुआत की गई थी और ये जितने भी बाघ जितने भी देशों में हैं उनकी इनका एक सम्मेलन था, उसी से ये ग्लोबल टाइगर डे की शुरुआत हुई। और उसके बाद से हम देख पा रहे क्योंकि उससे पहले से ही भारत ने उससे पहले से ही इस पे काम करना शुरू किया था। 1972 1973 में ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। बाघों का जो शिकार हुआ था उस पर प्रतिबंध लगा और इसके बाद शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर को बल मिला 2014 के बाद। जिस तरीके से हमने देखा 2006 में एक रिपोर्ट आई थी जो सेंसस था, उसमें चिंता जताई गई थी कि जो बाघों की जो स्थिति है वो कुछ अच्छी नहीं है। 1000 के करीब बाघ बचे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशकों में जिस तरीके से काम किया, इनफैक्ट एक बात चली थी कि टाइगर कंट्रीज, टाइगर जो पॉपुलेशन है उनमें वो 4 साल पहले ही उसको डबल करने की बात की गई थी। उसको 4 साल पहले ही हम लोगों ने डबल भी किया और आज इस वक्त 3600 से ज्यादा आप समझ सकते हैं हमारे पास टाइगर है, एस्टिमेटेड है। और उसके साथ साथ जो अहम चीज है कि टाइगर के जो रिजर्व एरिया यानी टाइगर रिजर्व एरियाज जो है वो एक जमाने में 9 थे। 1973 की अगर मैं सेंसस की बात करूं तो करीब 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे और आज 58 टाइगर रिजर्व्स है। तो कितना बड़ा एक शुरुआत हुई है। उसके साथ आप देख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, टाइगर का सेव करना इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ नहीं है कि वो एक प्रजाति को बचा रहे, एपेक्स प्रेडिटर है यानी जो फूड चेन है उसमें टॉप में है टाइगर। और उसको बचाना मतलब पूरे फूड चेन को बचाना, पूरे जितना भी एनवायरमेंट है उसको बचाने का काम करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।